आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्यूचर ऑफ KGF सीरीज, जिसमें मैं पहले तो KGF 1 KGF 2 की एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद KGF 3 की स्टोरी क्या हो सकती है उस पे भी प्रेडिक्शन वीडियो पार्ट वाइज बनाऊंगा, जिससे कि ये सीरीज फुल KGF यूनिवर्स को अच्छे से आने वाले फ्यूचर को अच्छे से एक्सप्लेन करे। और उसका ये एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें हम KGF 1 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि KGF 1 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी भाई KGF 1 की एंडिंग में कुछ ऐसा बचा नहीं जो आगे KGF 2 में ना एक्सप्लेन किया गया हो। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं KGF 1 में जो तुम्हारे दिमाग में छोड़ करके तो जाते हैं, लेकिन तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। KGF 1 की एंडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी और इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करके जाती है कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि भाई ये चीज भी हुआ था इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हें जब पता था कि रॉकी स्टार्टिंग में ही अधीरा को जब स्टैचू था तभी बंदूक उसके पास थी, वो मार सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं मारा। और तो और रॉकी का मेन पर्पस ये था कि वो भाई KGF में आएगा, अधीरा को मारेगा और राज्य हथिया लेगा। उसका सिंपल सा ये पर्पस था। लेकिन यहाँ पर वो इन लोगों का सपोर्ट करने क्यों लग गया? वो लोगों के लिए वो जहाँ गरुड़ा की जो आर्मी थी उनको मारना क्यों शुरू कर दिया? शायद इसलिए कि भाई रॉकी के अंदर वो इमोशन जाग गया हो, दया वाला, लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है। नहीं, इसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था जो तुम समझ नहीं पाए। इसके पीछे भी वो प्लानिंग करके रखा हुआ था। और तो और इस मूवी की एंडिंग में जब वो गरुड़ा को मारने के लिए जाता है, फुल प्लान बना करके सीक्रेटली पहुंच करके उसका गला काट देता है, वो पूरी प्लानिंग की स्टोरी हमें मूवी के बीच में ही बता दी जाती है और तुमने नोटिस नहीं किया होगा। और वो और कोई नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे बताते हैं। रॉकी उसी प्लान को अप्लाई कर देता है और लास्ट में गरुड़ा को मार पाता है। और तो और इस मूवी के लास्ट में जो अधीरा जो जिंदा होता है, सारा का सारा ये जो प्लान होता है कि रॉकी से गरुड़ा को मरवाना, उसमें इन लोगों का बस हाथ नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अधीरा का भी होता है। मतलब अधीरा ही हायर किया हुआ होता है रॉकी को गरुड़ा को मरवाने के लिए। और ये चीज मूवी बड़ी सीक्रेटली एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये सारी चीजें मूवी कैसे एक्सप्लेन करती है बात करेंगे एकदम डिटेल से, क्योंकि अब सीरीज स्टार्ट हो चुकी है तो हर चीज तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। बस कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बता रहा हूँ मजा बहुत आने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी की एंडिंग की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट से जहाँ पर जो हमारा रॉकी होता है वो इस बुढ़े वाले अंकल जी के लिए उसका इमोशन जाग जाता है। ये बुढ़े वाले अंकल जी इनको दिखाई नहीं देता है। जब गरुड़ा की आर्मी वाले इन बंदों को पता चलता है, दरिंदों को पता चलता है भाई इसको दिख नहीं रहा, देन ये सभी बंदे उसको पकड़ करके मारने के लिए लेकर के चले जाते हैं माइनिंग के अंदर। देन यहाँ पर रॉकी का इमोशन जाग जाता है एंड रॉकी बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है, रेज में आ जाता है, उस माइनिंग के अंदर जाता है और वो उन सभी गरुड़ा की आर्मी को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद वो उस मेन आदमी को बाहर खींच करके लाता है और खींच करके सबके सामने हथौड़े से मार देता है। एंड सिंपली वो इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ जितनी जनता है उनके अंदर भी एक होप की उम्मीद जाग सके। उनके अंदर भी जो इतना दब दब के रहते थे अब वो दब दब के ना रहे, वो भी अपने आवाज को उठा पाए। लेकिन तुम जरा सा सोचो, उसके जस्ट सीक्वेंस बाद उन सभी के अंदर होप जाग जाती है। लेकिन क्या तुमने जरा सा सोचा कि रॉकी इतना ज्यादा वायलेंट यहाँ पर क्यों हुआ? इससे पहले भी तो ये जो आर्मी वाले बंदे थे वो इन सभी जनता के लोगों को मार रहे थे। वो वाली सीक्वेंस याद करो, एक बेटा और उसकी माँ व्हाइट लाइन को क्रॉस कर देते हैं और ये सभी बंदे उसे गोली से मार देते हैं। वो वाली सीन याद करो जहाँ पर ये जो बंदा होता है जिसको रॉकी के बारे में पता चल जाता है एंड वो रॉकी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इन सभी पॉइंट पे रॉकी तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बुढ़े वाले अंकल जी पॉइंट पे रॉकी इतना हाइपर क्यों हो जाता है? तो इसके लिए थोड़ी सी तुम्हें बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो हम थोड़ी कहानी को और पीछे ढकेल के लेकर के चलते हैं उस पॉइंट पे जब रॉकी फर्स्ट टाइम KGF में एंट्री किया हुआ होता है। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझना। फर्स्ट टाइम रॉकी KGF में एंट्री करता है, देन ऐसा मानो कि एक बेटा अपनी माता के पास आ चुका है। अब मैं ये चीज तुमसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए और कहानी पीछे ढकेल के लेकर के चलते हैं। अब एकदम पीछे चलो, रॉकी फर्स्ट टाइम जब पैदा होता है वो वही वक्त होता है जिस वक्त KGF में फर्स्ट टाइम सोना मिलता है, यानी गोल्ड मिलता है, यानी गोल्ड की डिस्कवरी होती है। मतलब ये कि रॉकी का जन्म और ये गोल्ड की डिस्कवरी दोनों एक साथ होती है। मतलब हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि रॉकी को हमें सोने की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब रॉकी और एक गोल्ड दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों एक सेम पर्सनालिटी है। और जो गोल्ड है वो किससे निकला है? धरती से निकला है। तो गोल्ड के लिए धरती क्या हुई? उसकी मदर हुई। जैसे रॉकी के लिए उसकी मदर थी, वैसे गोल्ड के लिए भी उसकी मदर धरती हुई। तो सिंबॉलिकली अगर तुम देखोगे तो रॉकी और गोल्ड एक ही है। तो रॉकी की भी जो मदर होगी वो क्या है? अर्थ है। और यही चीज हमें मूवी में सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि अर्थ जो है यानी जो धरती है वही रॉकी की माँ है। और वो अर्थ और कोई नहीं, वो KGF की धरती, वो KGF जहाँ से वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो रॉकी के मदर की तरीके से उसको दिखाया गया है। अब आते हैं स्टोरी खींच के आगे पहले वाले पॉइंट पे जहाँ पर रॉकी फर्स्ट टाइम KGF में कदम रखता है। अब ध्यान से सोचो, इसमें जो KGF का जो अर्थ है वो रॉकी के मदर को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहुंचता है, देन यहाँ पर रॉकी जब सोता है, देन रॉकी को फर्स्ट टाइम सपना आता है और वो सपना और किसी का नहीं बल्कि उसकी मम्मी का होता है। और उस सपने में ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से रॉकी का बचपन में जब वो सो रहा होता है, बारिश हो रही होती है, उसके ऊपर बूंदे पड़ रही होती है और कैसे उसकी मम्मी उसको आकर के प्रोटेक्ट करती है और उसके ऊपर वो एक भी बूंद नहीं पड़ने दे रही होती है, जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किस तरीके से एक माँ अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब ध्यान से समझो,
इससे पहले रॉकी को ये सपने नहीं आ रहे थे जब रॉकी बॉम्बे में था या उस वक्त था। हाँ मतलब और सपने आ रहे थे लेकिन मूवी में दिखाया नहीं गया, लेकिन इसी पॉइंट पे रॉकी को अपनी माँ के सपने आ रहे थे और यही सपने आ रहे थे, जो कि सिंबॉलिकली यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि भाई कुछ तो है इस धरती पे जो रॉकी को उसकी माँ को एकदम क्लोज जोड़ करके लेकर के आ रही है। और यही सपना क्यों आ रहा होता है अभी तुम्हें आगे और अच्छे समझ में आएगा कि भाई यही सपना क्यों आ रहा होता है, ये मम्मी को प्रोटेक्ट करने वाला ही सपना क्यों आ रहा होता है। अब खैर रॉकी ये सपना देखता है और ये सपना देख के वो चौंक करके उड़ जाता है एंड वो थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं भाई मैं यहाँ पर काम पे फोकस करने के लिए आया हूँ, काम करता हूँ सीधा सीधा। यहाँ पर केजीएफ में आने का रॉकी का मेन पर्पज यही होता है कि उसे यहाँ के बारे में जानना है कि यहाँ की चीजें चलती कैसे है, और तो उसे फुल गरुड़ा के बारे में जानना है कि गरुड़ा यहाँ पर ऑपरेट कैसे करता है, क्योंकि रॉकी का कभी मेन मोटो था ही नहीं गरुड़ा को मारने का। रॉकी का मेन मोटो था केजीएफ को समझने का। अगर वो केजीएफ को अच्छे से समझ लेगा देन गरुड़ा तो इजीली वो मार देगा, फिर केजीएफ को अच्छे से रूल कर पाएगा। इसीलिए रॉकी एकदम चुप था, एकदम चुप होकर के चीजों को देख रहा था, समझ रहा था कि यहाँ की आर्मी क्या है, कैसी है। इसलिए ध्यान से देखो वो हर आर्मी के लोगों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। एंड यहाँ पर पहला कांड होता है। पहले कांड में जब रॉकी ये चीज देखता है कि भाई एक व्हाइट लाइन होती है जहाँ पर गलती से एक बच्चे की बॉल चली जाती है एंड वो बच्चा उस व्हाइट लाइन को क्रॉस कर देता है, ओके। फिर उसके बाद उसकी मम्मी भी व्हाइट लाइन को क्रॉस कर देती है, ओके। एंड यहाँ पर ये जो आर्मी होती है वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी माँ और उसके बेटे दोनों को शूट कर देता है। एंड अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर रॉकी को पागल हो जाना चाहिए था, क्योंकि रॉकी कभी भी किसी भी बच्चे और माँ को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे हमेशा हर माँ और हर बच्चे में अपनी माँ देखने को मिलती है। याद करो वो ब्रेड वाला सीन जब वो हीरोइन को लेकर के बीच में जा रहा होता है, रोड पे वो ब्रेड गिर जाता है और एक बच्चे को लेकर के एक माँ वो ब्रेड उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती है। उस वक्त भी रॉकी उस औरत के अंदर अपनी माँ को इमेजिन करता है एंड पूरे रोड के बीच में गाड़ी रोक करके उसकी माँ को समझाता है। लेकिन यहाँ पर रॉकी ने तो कुछ नहीं बोला, यहाँ पर रॉकी को पागल हो जाना चाहिए था, लेकिन रॉकी ने कुछ भी नहीं बोला। दोनों को सबके सामने शूट कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि रॉकी का यहाँ पर जो मोटिवेशन था, जो एम था, जो गोल था, वो उसके इमोशन से ज्यादा बड़ा था। वो उस समय इमोशन को कंट्रोल करके रखा हुआ था और इस समय वो सेल्फिश वाले एटीट्यूड में चल रहा था। मतलब यहाँ से एक बड़ी चीज और खुलती है कि रॉकी केजीएफ में आने से पहले बहुत बड़ा सेल्फिश था। केजीएफ में आकर के उसका ये जो सेल्फिश वाला एटीट्यूड है वो धीरे धीरे करके लोगों के लिए बदलता गया। अब वो कैसे बदला ध्यान से समझो। अगर रॉकी सेल्फिश नहीं होता ना, अगर वो लोगों के बारे में सोचता, देन यहाँ पर पहली बार ही वो रिएक्ट करता, पहली बार ही वो मार देता, यहाँ के आर्मी को पहली बार ही फाइट करने लग जाता। लेकिन वो इस माँ और बच्चे को मरने देता है। क्यों? क्योंकि उसका मेन गोल होता ही नहीं है बोलने का। उसका था कि भाई मुझे समझना है यहाँ के रूल और रेगुलेशन के बारे में, मुझे यहाँ का राजा बनना है, सिंपल एज दैट। जब फर्स्ट टाइम घटना होती है वो चुपचाप इस चीज को सह लेता है। उसके अंदर से इमोशन तो आते हैं लेकिन वो इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। फिर दूसरी घटना आती है जहाँ पर इस एक आदमी का थोड़ा सा पैर घायल हो जाता है और वही सब दरिंदे आर्मी होते हैं और उस आदमी को खींच करके लेकर के जाते हैं गोल्ड माइन में और उसे भी मार देते हैं। उस वक्त भी रॉकी कुछ भी नहीं बोलता और तो रॉकी यहाँ केजीएफ के बारे में समझ ही रहा होता है, अच्छे से समझ रहा होता है। एंड यहाँ जो बच्चे होते हैं वो रॉकी के अंदर वो इमेज देख रहे होते हैं कि भाई ये बंदा केजीएफ को बचा सकता है। ये प्रशांत नील की टेक्निक है कि वो हमेशा जो बच्चे होते हैं या फिर एक पागल सा इंसान होता है वो हीरो के अंदर देखता है कि भाई यही हमारा मसीहा है, यही बचाएगा। वो हर मूवी में करते आते हैं। तो सेम टू सेम रॉकी भी पूरे के पूरे केजीएफ को समझ रहा होता है और यहाँ पर वो उन बच्चों से बात करता है। वो बच्चे बताते हैं 2 पॉइंट जो अभी रॉकी का पूरा प्लान से हैविली कनेक्ट होगा। ये वाली बात जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा कनेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है यहाँ पे चारों तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं अगर यहाँ की लाइट कट जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर जो वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी का कभी कनेक्शन कट जाता है, वॉकी टॉकी कनेक्शन सही से बैठ नहीं पाता है और उन आर्मी के बीच में सही से कनेक्शन बैठ नहीं पाता है। यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो रॉकी को आगे चल के गरुड़ा को मारने में हेल्प करती है। इन्हीं 2 प्लान्स की वजह से रॉकी आगे जाकर के इस गेम को जीतता है। यही 2 बातें होती हैं जो उसे बच्चे बताए हुए होते हैं। कैसे अभी मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद रॉकी याद करो उस टाइम पे जब वो धीरे धीरे समझ करके उसे जाना होता है ऑपरेटर रूम में उसे मैप देखने के लिए, आगे हम गरुड़ा के महल में कैसे घुस सकते हैं। देन उस वक्त रॉकी प्लान बनाता है एंड वो सीधा वहां से अपने आप को एस्केप करके जाता है और वो उस मैप को देख लेता है। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज होती है ना कि रॉकी उस माइंड में भी काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके हाथ पे वो डार्क डस्ट लग जाता है, वो धूल लग जाती है जो कि आगे चल करके अभी बहुत बड़ी मिस्ट्री को अनरिवील करेगी। उसके हाथ में जो डस्ट लगी हुई होती है, रॉकी जाता है वो उस मैप को देख लेता है और उस मैप में वो एक हिडन रास्ता होता है और रॉकी उस हिडन रास्ते को टच करके ऐसे सीधा कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथ का जो डस्ट होता है वो उसी मैप के उसी रास्ते पे लग जाता है। उसके बाद रॉकी जल्दी से उस चीज को देख करके भाग करके गिनती चल रही होती है और आके साइड में जल्दी से खड़ा हो जाता है देख करके। लेकिन रॉकी के बगल में जो बंदा होता है वो रॉकी के ऊपर शक करने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि रॉकी यहाँ पर भाई बचाने आया है लोगों को, ये कुछ तो करने आया है। देन यहाँ पर वो बंदा इससे बोलता है कि मेरी बेटी और पत्नी को बचा लो, हमें कैसे भी करके बाहर निकलवा लो। रॉकी को लगता है कि भाई ये भयानक तबाही मचा देगा, ये मरवा देगा हम लोगों को, इसीलिए रॉकी पहले उसका गला वाला पकड़ता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर बदलता है जब यहाँ पर वानरम को पता चलता है कि भाई कोई तो बाहर वाला आया है जो ऑपरेटर रूम में घुसा था। क्योंकि वानरम जब वहां मैप देखने के लिए पहुंचता है ना, देन वही डार्क कलर का डस्ट उस पे लगा हुआ होता है एंड वानरम उसे जैसे ही टच करता है उसके हाथ में वो डार्क कलर का डस्ट लग जाता है और वानरम को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो आया था। और वानरम बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, बहुत ही इंटेलिजेंट सेनापति है। अभी आगे मैं बताऊंगा बहुत इंटेलिजेंट सेनापति था भाई वो। उसके बाद वानरम क्या करता है, वो जाकर के गरुड़ा
से बोलता है कि भाई कोई तो बाहर का घुसा है, आपको मारने के लिए आया है, और ये जो टीम 41वां बैच है उसी में से कोई आदमी, और हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद गरुड़ा बोलता है कि ठीक है, उन सभी 41वें बैच को बुलाओ, उन सभी की आओ क्लास ले लेते हैं। अगर उसमें से कोई बता दिया कौन है तो ठीक है, नहीं तो सबको मार देंगे। सेम वो होता भी है, लेकिन उस वक्त रॉकी को जब ये बात पता चलती है कि भाई वो जो बंदा है जो उसे देखा था वो जाकर के कहीं मुंह ना खोल दे कि वो रॉकी ही था। और सेम चीज वो होती है जैसे यहाँ पर गरुड़ा आता है और गरुड़ा बोलता है कि तुम सभी लोगों को मार दिया जाएगा, इसीलिए जो भी बाहर का है वो खुद सामने आ जाए। इसीलिए वो जो बंदा होता है वो भी कम स्मार्ट नहीं होता है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो दौड़ रहा होता है बताने के लिए कि रॉकी ही गुंडा है, रॉकी ही बाहर से आया, लेकिन नहीं, वो एक और प्लान सोचता है। वो सोचता है कि अगर रॉकी के बारे में बता दे गरुड़ा और उसकी आर्मी को कि रॉकी ही है, तब तो भाई पूरी के पूरे चांसेस ही खत्म हो जाएंगे ना उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के होने वाले बच्चे की इस जगह से बाहर निकलने के। लेकिन अगर वो खुद को सैक्रिफाइस करवा देगा तो एक चांस तो रहेगा ना कि रॉकी उसकी पत्नी या उसके बेटे को बाहर निकलवा सकता है और रॉकी बाद में समझे उसके सैक्रिफाइस को। इसीलिए वो क्या करता है, वो भाग करके जाता है, तलवार उठाता है और गरुड़ा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली मारा जाता है। तो ये उसका सैक्रिफाइस होता है रॉकी के लिए कि भाई रॉकी उसके बेटी और बच्चों को बचा सके। और रॉकी उस वक्त ये बात समझ नहीं पाता है कि ये हुआ क्या। रॉकी बस देखता है कि वो मर गया, लेकिन क्यों मरा उसे नहीं समझ में आता है। ये चीज रॉकी को बहुत बाद में चीज समझ में आती है, क्योंकि रॉकी आगे चल करके एक बहुत बड़ा डॉट कनेक्ट करता है। क्योंकि बचपन से रॉकी की मम्मी उसे क्या बताई होती है कि इस धरती का सबसे बड़ा इंसान बनना है तुम्हें, सबसे पावरफुल इंसान, सबसे अमीर इंसान बनना है तुम्हें। लेकिन एक बात और होता है जो उसकी माँ उसे बताई हुई होती है, लेकिन रॉकी उसे गौर नहीं कर पाता। रॉकी उस वक्त अपनी माँ के पेट में होता है, देन उसकी माँ उसे बताई होती है इनडायरेक्टली, जो कि रॉकी को काफी बाद में समझ में आती है इस केजीएफ की धरती पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रॉकी पहले सेल्फिश होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी माँ की बातों को यहाँ पर समझ पाता है कि उसकी माँ ने उस टाइम पे उससे क्या कहा था। अब उसके बाद जब ये आदमी मर जाता है, रॉकी को थोड़ा सा हिट होता है यहाँ पर कि यार ये आदमी क्यों सेक्रीफाइस किया, कैसे सेक्रीफाइस किया। देन इन सभी आर्मी में जो मेन वाला बंदा होता है जो चश्मा लगाया हुआ होता है, वो जब इसका अंतिम संस्कार करता है वो रॉकी से बोलता भी है कि इसने अपने बेटी और बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। देन यहाँ पर रॉकी को समझ में आता है कि वो चाहता तो मेरा नाम बता सकता था, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं बताया। वो ये चाहता है कि मैं उसकी पत्नी और उसकी होने वाली बेटी को बचाऊं। एंड देन इस पॉइंट पे यहाँ पे रॉकी को हिट होता है कि यार उसे स्टैंड लेना चाहिए। एंड उस वक्त स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, उस वक्त जब वो रॉकी जो होता है अपनी माँ के पेट में होता है और उसकी माँ उसे ये चीज बताती है कि तुझे इस धरती पे जन्म लेना है पावरफुल बनने के लिए, बट हमारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए, हमारे जैसे लोगों को इस डार्क पास्ट से बाहर निकालने के लिए, ये जो हमारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं उस चीज को बाहर निकालने के लिए। हालांकि रॉकी उस वक्त पेट में होता है तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, वो उस चीज को सुन नहीं सकता, लेकिन इस वक्त तक रॉकी को ये चीज समझ में आने लग जाती है अगर उसे पावरफुल बनना है तो यहाँ पर उसे आर्मी बनानी पड़ेगी, यहाँ पर लोगों का उसे हेल्प करना पड़ेगा। यहाँ पर रॉकी का इमोशन जाग जाता है एंड इस पॉइंट पे रॉकी को थोड़ा सा हिट होता है, लेकिन रॉकी यहाँ पर फाइट बैक नहीं करता। रॉकी अपने आप से बोलता भी कि नहीं रॉकी, यहाँ पर तुम फोकस करने के लिए आओ, यहाँ पर और कुछ करने के लिए नहीं आओ। और तो रॉकी इस बंदे से बोलता भी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मैं यहाँ पर चीजों को बस समझ रहा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। मतलब अभी तक रॉकी के अंदर वो थॉट्स के तूफानों की आंधी चल रही होती कि लोगों का उसे सपोर्ट करना चाहिए, केवल अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, सीधा समझना चाहिए, गरुड़ा को समझना चाहिए और उसे मार देना चाहिए, बस यही तूफानों की आंधी चल रही होती है। रॉकी के अंदर दो पर्सनैलिटी बन चुकी होती है, एक इमोशनल पर्सनैलिटी की लोगों की हेल्प करे, दूसरा गोल वाली पर्सनैलिटी, वो सेल्फिश एटीट्यूड, वो सिग्मा मेंटालिटी की उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस राजा बनना है। तो उसका पहली वाली मेंटालिटी की उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस वक्त डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट आता है उस वक्त तो भाई उसके अंदर चिंगारी लग ही जाती है और वो फिर अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। तीसरे पॉइंट पे क्या होता है कि वो जो बुढ़ा होता है वो अंधा होता है और इन आर्मी को पता चल जाता है कि भाई ये अंधा है, और सेम वही जो दरिंदे होते हैं उस बुढ़े को लेकर के जाने लगते हैं मारने के लिए। अब इस पॉइंट पे रॉकी का गुस्सा और उसका ईगो क्यों एक्टिव होता है, थोड़ा सा कुछ ही मिनट स्टोरी को पीछे करके देखोगे तो तुम्हें एक सीन और दिखाई जाती है जहां पर फिर रॉकी केजीएफ में वहीं सो रहा होता है और उसे एक और सपना आता है, जहां पर उस सपने में वो अपनी माँ को बचाने के लिए दवाई लेकर के आता है एंड जैसे ही वो अपनी माँ को जगा रहा होता है उसकी माँ मर जाती है। और वापस से उस वक्त बारिश भी हो रही होती है और वो बारिश की जो बूंदे हैं वो उसकी माँ के ऊपर टपक रही होती है एंड वो अपनी माँ के ऊपर वापस से वैसे ही प्रोटेक्ट करने की अपनी माँ को कोशिश करता है जैसे उसकी माँ पहले जब वो सो रहा था उसको प्रोटेक्ट की थी उस बारिश की बूंदों से। यहाँ पर रॉकी भी अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वो बारिश की बूंदें उसकी माँ के ऊपर गिरती हैं, लेकिन रॉकी पूरी कोशिश करता है। अब समझ रहे हो तुम, ये जो दो सीन है, अब ये पहली वाली सीन यहाँ पर कनेक्ट होगी किस तरीके से कि पहले उसकी माँ ने रॉकी को प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि रॉकी को उसकी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने अपनी माँ को तो नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, लेकिन रॉकी के लिए उसकी माँ क्या है,
ये धरती, ये केजीएफ की धरती ही रॉकी की माँ है। देन इस पॉइंट पे ये जो उसको सपना आता है वो एक इसी का सिंबोलिज्म होता है, वो इसी का एक स्पार्क होता है कि अब टाइम आ चुका है इस केजीएफ की धरती पे तुम्हें खड़ा होना है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि गरुड़ा या फिर कोई और राजा जो यहाँ पर केजीएफ में राज किया है वो उनका था ही नहीं। ये केजीएफ की धरती बहुत पहले से रॉकी की थी। ये रॉकी का ही एक तरीके से साम्राज्य था, बस फर्क इतना है कि रॉकी अलग रहता था। अब वो इस साम्राज्य के पास आ चुका है एंड अब वो जो धरती है यानी उसकी माँ है वो उसको रिमाइंड करा रही है कि बेटा अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब तुम मेरे लिए लड़ो। और उसके लिए वो कैसे लड़ेगा? यहाँ लोगों का सपोर्ट करके। देन उस वक्त जब ये सपना देख के उठता है देन फिर से अपने आप को समझाता है कि रॉकी काम पे ध्यान दे, ये सब क्या कर रहा है, ये सब काम पे ध्यान दे। लेकिन जब ये बुढ़े वाला सीक्वेंस आता है देन उस वक्त भी रॉकी अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है कि रॉकी काम पे ध्यान दे, ये सब छोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो रॉकी को प्रोवोक कर रहे होते हैं। ये बच्चे बोलते हैं कि जाओ जाओ जाओ, पहले बच्चे की कब्र खोदे, अब बुढ़े की कब्र खोदो। बच्चे की कब्र खोदने का मतलब याद करो, ये जो आदमी रॉकी की वजह से आपको सेक्रीफाइस करता है वो उसकी पत्नी और उसकी होने वाली बेटी को बचाने के लिए रॉकी को प्रोटेक्ट किया होता है कि रॉकी उसकी बेटी और पत्नी को बचाएगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है उसको बेटी पैदा हुई होती है और केजीएफ में बेटी को रखने का कोई रिवाज नहीं होता है, बेटियों को मार दिया जाएगा, ऐसा केजीएफ का रूल होता है। उसकी बेटी भी मरने वाली होती है और एक पॉइंट वो पागल वाला इंसान रॉकी के हाथ में उसकी बेटी को ला करके रख भी देता है कि अब तुम्हें इस बेटी को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पर ये लड़के बोलते हैं पहले एक बच्चे की कब्र बनी है अब बुढ़े की कब्र बनी, क्या करना है जाओ तुम। एंड रॉकी को यही चीज बड़ी प्रवोक कर रही होती है। देन एक पॉइंट आता है जब बच्चे बोलते हैं कि हम हमेशा सह रहे हैं, हमेशा सहते रहेंगे, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। एंड जैसे ही ये बात रॉकी के दिमाग में जाती है भाई उसका दिमाग इस पॉइंट पे फट ही जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वो जो इमोशनल पर्सनालिटी, वो इतना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा होता है। पहले पॉइंट पे जब एक माँ बच्चों को मरते देखता है, दूसरे पॉइंट पे जब वो अपने लिए एक आदमी को सेक्रीफाइस होने देखता है और ये सपने वो उसे इतना हिट हार्ड कर देते हैं, इतना उसे मजबूर कर देते हैं कि वो कहता है साला भाड़ में गया प्लान, अब तो मैं इसके लिए ही लड़ूंगा, अब जो होगा वो मैं देख लूंगा। और ये रॉकी का कोई प्लान नहीं होता उस वक्त तक कि ये प्लान हम फॉलो करके चलेंगे तो हमें ये सक्सेस मिलेगी। रॉकी का उस वक्त इंस्टिंक्ट जवाब देता है कि भैया माँ की आंख, अब जो होगा देख लेंगे, अब जनता का सपोर्ट करते हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उस वक्त रॉकी हथौड़ा उठाता है और भाई कूटना स्टार्ट कर देता है और सेम अंदर जाता है, उन सभी को कूट देता है और उन सभी को कूटने के बाद उसमें से मेन आदमी जो भाई वो दरिंदा होता है उसको बाहर लाता है और जनता के सामने उसको हथौड़े से मार देता है। और अब यहाँ पर रॉकी के दिमाग में क्लैरिटी आती है कि उसने जो किया है वो उसने सही किया है, वही चीज तो उसे सीखना था। रॉकी को अब जाके क्लैरिटी होती है कि भाई उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये स्पार्क जो था वो एक जरूरी था उसके लिए, ये स्पार्क उसे चेंज कर दिया है। क्योंकि उस वक्त रॉकी को ये बात समझ में आती है कि भैया मुझे अगर इस धरती पे पावरफुल बनना है, मुझे अकेले नहीं लड़ना है, मुझे लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली उसकी मम्मी भी तो यही कह रही थी कि भाई तुझे आना है, लोगों की मदद करना है। एंड रॉकी लोगों की मदद करता है और लोगों के लिए लड़ता है। एंड देन यहाँ पर रॉकी अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, कहता है कि अब बहुत हो गया, अब द एंड करते हैं, अब टाइम आ चुका है गरुड़ा को खत्म करने का। और वहीं दूसरी तरफ गरुड़ा के साम्राज्य में घुस करके देखोगे तो भाई गरुड़ा का पिता भी मर जाता है, मतलब सूर्यवर्धन भी मारा जाता है। और गरुड़ा इसी चीज का वेट कर रहा होता है कि कब उसका पिता मरे और कब गरुड़ा अपने दुश्मनों को खत्म कर दे। गरुड़ा के दुश्मन कौन होते हैं? ये सूर्यवर्धन, एंड्रयूज, ये सभी गरुड़ा के दुश्मन होते हैं। और गरुड़ा को ये बात पता होता है कि सभी साले दुश्मन है, बस वो अपने बाप के मरने का वेट कर रहा होता है। और तो गरुड़ा का भाई ही गरुड़ा के बाप को मार देता है, क्योंकि गरुड़ा का जो भाई होता है वो खुद गरुड़ा की जगह लेना चाह रहा होता है। अब उस वक्त ध्यान से समझो, वानरम जब ये चीज देखता है कि भाई 100 से ज्यादा आर्मी को रात में जला दिया गया हुआ होता है, वो बुढ़े अंकल के चक्कर में सभी आर्मियों को मरवा करके अपने उन सभी जनता लोगों से उन आदमियों को रात में जलवा देता है। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी होता है, धमाकेदार मैसेज कि भाई रॉकी जिंदा है। और एंड्रयूज और बाकियों को पता चल जाता है कि भाई रॉकी जिंदा है, डोमिनेट कर रहा है। उस वक्त से ही वानरम को ये शक हो जाता है कि भैया अब चीजें सही नहीं चल रही हैं, अब भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोगों का मारा जाना, इतनी सारी चीजें होना, वो कुछ रेगुलर तो नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वानरम एक बहुत ही स्मार्ट बंदा होता है, बहुत ही स्मार्ट सेनापति होता है। वानरम को उसी वक्त ये शक हो जाता है कि भैया गरुड़ा की हालत अब सही नहीं है, गरुड़ा के ऊपर अब चील मंडरा रही है, अब वो खत्म होने वाला है, अब वो खत्म हो जाएगा, अब कोई बचा नहीं सकता उसे मरने के लिए। इसीलिए वानरम गरुड़ा को बार बार बता रहा होता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, आप अपने आप को बचाइए, आप अपने आप को ये करिए। लेकिन यहाँ पर गरुड़ा भी एक अलग ही डेस्परेशन में होता है। उसका बाप जैसे ही मरता है वो रुकता नहीं है, वो भी मानो कि एकदम अलग से ही डेस्परेशन में होता है कि नहीं, मुझे आज रात को ही राजा बनना है, आज रात को ही मुझे उन तीनों की बलि देनी है। काली माँ की बलि देने के बाद आज रात में ही मैं अपने सारे दुश्मनों को निपटा दूंगा और कल सुबह तक मैं यहाँ का मेन राजा बन जाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, गरुड़ा भी अलग डेस्परेशन में होता है, गरुड़ा भी एकदम डेस्परेट होता है राजा बनने के लिए। अब वो उसका डेस्परेशन उसके अंदर के उस डर को बता रहा होता है कि साला अगर मैं इन सबको छोड़ दिया कल दोपहर तक मैं ना निपटा दिया जाऊं। इसीलिए जैसे उसका बाप मरता है वो बस कहता है कि खत्म करो, द एंड करो, अब गेम खत्म। इसीलिए अब यहाँ से स्टार्ट होती है मूवी की एंडिंग, जो कि बहुत इंटेंस हो जाती है। सब के सब क्यूरियस हो जाते हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि जहाँ पर एंड्रयूज देसाई इन सबको भी ये बात पता होती है कि भैया अब उसका बाप नहीं रहा। और गरुड़ा पहले ही ऐलान कर दिया होता है कि जिस दिन उसका बाप मरेगा उसके सारे दुश्मन साफ हो जाएंगे। तो एंड्रयूज की पहले ही फट रही होती है कि
कब गरुड़ा उन सबको मरवा ना दे। तो वो भी सब एकदम क्यूरियस होते कि भाई अब रॉकी क्या करेगा। एंड वही दूसरी तरफ जो गरुड़ा होता है वो एकदम जल्दीबाजी में होता है कि कैसे करके इन काली माँ वाले सीक्वेंस को पूरा करो और भाई अपने अपने दुश्मनों को मराओ। एंड वही दूसरा वानरम भी डरा हुआ होता है कि भैया कैसे भी करके गरुड़ा को प्रोटेक्ट करो। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर सब के सब किसी के ऊपर टिके हुए होते हैं तो एक अकेला रॉकी होता है। देखो रॉकी का एक्शन जो होता है वही मैटर करता है सबके लिए। एंड्रूज वेंड्रूज रॉकी के ऊपर डिपेंडेंट है कि अब रॉकी क्या करेगा। वानरम की किससे फट रही होती है? रॉकी से फट रही होती है कि भाई कौन सा बंदा है जो इतनी तबाही मचा रहा है और आकर के वो कहीं गरुड़ा को मार दे। और गरुड़ा का भी डेस्परेशन ये होता है कि भाई कोई दुश्मन आकर के मुझे इससे पहले मार ना दे, मुझे जल्दी से खत्म करके अपने दुश्मनों को निपटाना है। मतलब सिंपली बोलूं तो अभी एंड तक जाते जाते इनडायरेक्टली रॉकी डोमिनेट करना शुरू कर देता है। सबकी फटने लग जाती है रॉकी से। जहां पर पहले जो आर्मी थी वो लोगों को मार रही थी, अब वही आर्मी फटी में बैठी हुई होती है, वही आर्मी गरुड़ा को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसलिए रॉकी सबसे पहला अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, जो कि उन बच्चों ने दो चीज बताई होती है कि यहाँ की बिजली कट जाती है तो आर्मी आ जाती है और यहाँ का जो वॉकी टॉकी है वो कभी कभी नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता। इसलिए रॉकी उस रात वाले सीक्वेंस में क्या करता है, कॉपर की तार में आके बिजली काट देता है, पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है आर्मी एक्टिवेट होती है और रॉकी उसी शॉर्ट सर्किट अंधेरे में रॉकी अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद जहां पर सभी के सभी आर्मी पहले शॉर्ट सर्किट होती थी या बिजली जाती थी, सभी के सभी गरुड़ा की आर्मी यार जनता को मारने लग जाती थी, एक्टिव हो जाती थी, पागल हो जाती थी। लेकिन अब वही सब आर्मी फटी में जाके सब गरुड़ा को प्रोटेक्ट करते हैं। वानरम बोलता है कि छोटे सरकार के महल की तरफ जाओ, छोटे सरकार के कमरे की तरफ जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो। मतलब देख रहे हो कि जहां पर पहले उन सबका अप्रोच होता था कि वो सब डोमिनेट करते थे, अब उन सबकी फटी पड़ी है। सबके सब रॉकी से डरे हुए हैं कि भैया आकर के कहीं से कोई गरुड़ा को मार ना दे, प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो। इसलिए सब प्रोटेक्शन में ही भाग रहे होते हैं। रॉकी धीरे धीरे करके अंदर घुसता चला जाता है, लेकिन वानरम को पता चल जाता है जब शॉर्ट सर्किट होती है तभी उसकी फट जाती है कि अब द एंड है, अब सब खत्म है, अब कुछ भी नहीं बचाया जा सकता। इसलिए वानरम उस पॉइंट पे जाता है जहां से शॉर्ट सर्किट हुई होती है और वहां पर वानरम अपनी आर्मी से पूछता भी है कि जो शॉर्ट सर्किट हुई है उसके बाद तुम लोगों ने कितने मिनट में अपनी जीप की लाइट को ऑन कर दिया था कि सामने से कोई इस लाइन को क्रॉस ना कर पाए। देन वो सब बोलते कि हमने 10 सेकंड के अंदर लाइट जाने के बाद लाइट को ऑन कर दिया था। देन वानरम को शक हो जाता है कि यही 10 सेकंड था जब ये लोग लाइट नहीं ऑन किए थे जीप की, उसी वक्त रॉकी ने क्रॉस कर दिया इस लाइन को। तो पता नहीं था ये रॉकी है, उसे पता था कि बस कोई बंदे ने लाइन को क्रॉस कर दिया। फिर वानरम आगे जाता है एंड आगे जाकर के वो उसी टनल वाले रास्ते को देखता है और टनल वाले रास्ते को जैसे हटाता है वानरम को फिर से पता चल जाता है कि वो जो बंदा है वो इसी टनल वाले रास्ते को फॉलो किया है। देन वानरम उस वाले पॉइंट को कनेक्ट करता है कि भाई उस वक्त जब उस मैप को देखा गया था और वहां पर ब्लैक कलर का डस्ट लगा हुआ था, देन वानरम कनेक्ट करता है कि ये डस्ट उसी वाले मैप के पॉइंट पे लगा हुआ था जो टनल वाला रास्ता जाता है। इसका मतलब ये कि प्लानिंग तब से चल रही थी रॉकी की और रॉकी ये टनल वाला ही रास्ता देख रहा था। एंड वानरम को पता चल जाता है कि भाई ये टनल वाले रास्ते से अंदर जा रहा है। मतलब देख रहे हो जो रॉकी पहले एग्जीक्यूट कर चुका है, वानरम भाई फुल फ्लेजेड एकदम दिमाग दौड़ा रहा होता है कि भाई ये टनल वाले रास्ते से घुस गया। वानरम भी पीछे नहीं रुक रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट होता है जो वानरम को पीछे कर देता है। अगर वानरम उस पॉइंट पे सही होता तो वो भाई गरुड़ा को बचा लेता। वानरम अपने पॉइंट पे बिल्कुल एक्यूरेट होता है, एकदम मास्टर प्लानिंग करके बैठा हुआ होता है। देन यहाँ पर वो जल्दी से अपने आर्मी को फोन करके बोलता है कि भाई ये जो टनल वाला रास्ता है यहाँ से छोटे सरकार यानी गरुड़ा के राज में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। देन वहां पर वो सब बताते हैं कि अगर वहां से कोई आदमी घुसता है तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा छोटे वाले सरकार यानी गरुड़ा के रूम तक यानी कमरे तक पहुंचने के लिए। देन यहाँ पर वानरम सोचता है कि अगर उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा देन ये वाला रास्ता चुना ही क्यों है। देन वानरम अपना दिमाग दौड़ाता है और वो भागते भागते उन 3 आदमियों के पास जाता है जिसकी बलि दी जाने वाली होती है। एंड जब उनके जेल के पास वानरम पहुंचता है और देखता है कि उसमें से एक आदमी तो यही पड़ा हुआ है, देन उसे समझ में आ जाता है कि ओ माय गॉड कि भाई रॉकी की प्लानिंग ये थी कि उस बंदे की प्लानिंग ये थी नहीं कि उसे छोटे सरकार के कमरे के पास पहुंच करके या कमरे में घुस करके उसे मारना है या फिर छोटे सरकार के उस काली माँ वाले सीक्वेंस के हो जाने के बाद का वेट करके उसे मारना है। उसका प्लान तो उस काली माँ वाले सीक्वेंस में ही यात्रा में उसे खत्म कर देना है। देन यहाँ पर वानरम का दिमाग चलता है कि भैया यहाँ पर एक बंदा पहले से मरा हुआ है, इसका मतलब जो 3 जिसकी बलि देने वाले उसमें से एक रॉकी है। एंड देन यहाँ पर वानरम पहले ही सारा कोड क्रैक कर चुका होता है, पहले ही सारे के सारे ब्लूप्रिंट मैच कर चुका होता है। एंड अगर वानरम चाहता तो उस वक्त वो गरुड़ा को बचा सकता था, लेकिन रॉकी का दूसरा प्लान जो बच्चे बताए हुए होते हैं कि भाई वॉकी टॉकी मेन टाइम पे काम नहीं करता और वानरम वॉकी टॉकी बजाता है और वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा। वो अपने आर्मी को बताने की कोशिश करता है कि भाई वो यात्रा में ही है, वो यात्रा में ही है, उसकी वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रही। तो देख सकते हो 2 छोटे से पॉइंट की वजह से जो बच्चे बताए हुए होते हैं रॉकी उससे इजीली डोमिनेट कर जाता है। वानरम भागते भागते लंगड़ा रहा होता है, भागते भागते कैसे भी करके यात्रा के सीक्वेंस में पहुंचता है। एंड जब तक वो यात्रा के सीक्वेंस में पहुंचता है यहाँ रॉकी डोमिनेट कर चुका होता है। यहाँ पर गरुड़ा उन 2 आदमियों को मार देता है और जैसे ही तीसरी बारी आती है मारने के लिए यहाँ पर रॉकी खुद तलवार उठाता है और यहाँ पर गरुड़ा का वो सामने से गला काटता है। और
फर्स्ट टाइम तुम गरुड़ा के आंखों में डर देख सकते हो, उसकी आंखों में वो फियर देख सकते हो उसके गला कटते वक्त। और सबसे बड़ी बात मैं तुमको एक और सच्चाई बता दे रहा हूँ कि कभी भी गरुड़ा जो है केजीएफ का राजा था ही नहीं। केजीएफ का राजा सूर्यवर्धन ही था जिसने सोने को ढूंढा था, क्योंकि जब तक सूर्यवर्धन जिंदा था तब तक केजीएफ का असली बड़ा मालिक कौन था? सूर्यवर्धन। गरुड़ा को लोग छोटा मालिक, छोटे सरकार बोलते थे। छोटे सरकार मतलब मेन सरकार नहीं है, छोटे सरकार है। तो जैसे ही सूर्यवर्धन बना, गरुड़ा राजा नहीं बना। गरुड़ा तो इस यात्रा के बाद राजा बनने वाला था ना। मतलब ये कि सूर्यवर्धन के जस्ट बाद किसने कंट्रोल ले लिया? रॉकी ने कंट्रोल ले लिया। मतलब कभी भी गरुड़ा केजीएफ का राजा था ही नहीं। असली राजा तो सूर्यवर्धन था जो सोने की खोज किया था, लेकिन वो धरती थी किसकी? रॉकी की थी। इसीलिए सूर्यवर्धन के मरने के जस्ट बाद रॉकी वहां का राजा बन गया। और बड़ी बात यह है कि इसी चीज का गरुड़ा को हमेशा डर रहता था। गरुड़ा कितना भी अपने आप को बैड बनता था, कितना भी पावरफुल बनता था, लेकिन उसके दिल में वो डर जरूर रहता था कहीं ना कहीं से वो मर ना जाए। इसीलिए देखो हर वक्त उसके अगल बगल आर्मी लग रही है, हर वक्त टाइट सिक्योरिटी, सब कुछ, क्योंकि उसे पता था कि उसे मारना बहुत कठिन वाली बात नहीं है। उसको कोई भी मार सकता है, बहुत इजिली मार सकता है। एंड जब यहाँ पर रॉकी उसे मारता है उसकी आंखों में वो डर नजर आता है। लेकिन उसी वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आता है। जैसे ही रॉकी गरुड़ा का गला काटता है, एक फट से सीन आती है रॉकी के बचपन और उसकी माँ की, जहां पर एक औरत रॉकी को लेकर के आती है, उसकी माँ से शिकायत करती है रॉकी ग्रुप बना करके जाके क्लास के लौंडे को पीट रहा है। एंड उसकी माँ रॉकी के ऊपर नाराज हो जाती है, उससे बोलती है कि तू ग्रुप बना करके जाके लड़ाई कर रहा है, इतना दम है, अकेले लड़ाई कर। तो इसका मतलब ये कि उसकी मम्मी हमेशा से उससे यही बात बोल रही होती है कि तुम अकेले फाइट लड़ो। नहीं, ये एक इनकम्प्लीट सीन होता है। उसकी माँ इस पॉइंट पे ये तो बोलती है अकेले जाके लड़, और रॉकी सेम चीज वो करता भी है। वो गरुड़ा को अकेले सबके सामने घुस के मारता है। लेकिन उसके बाद एक और सीक्वेंस आती है जिसमें उसकी माँ एक्सप्लेन करती है उसी वाली लोकेशन पे जब वो औरत चली जाती है, अगर तेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तू अपने पीछे 1000 लोगों को खड़ा कर सकता है, देन तू केवल एक युद्ध जीतेगा। लेकिन अगर तेरे पास कैपेबिलिटी है कि तू उन 1000 लोगों के साथ खड़ा हो सकता है और वो 1000 लोग तुझे अपना लीडर माने, उन सबकी पावर तेरे अंदर हो, तू उनके लिए सब कुछ हो, देन तू पूरी दुनिया जीत सकता है। और यही सेम चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर ये डायलॉग जाकर के कंप्लीट होता है। यहाँ पर गरुड़ा को भले घुस के रॉकी ने अकेले मारा होता है, लेकिन रॉकी के अकेले की बस की बात होती ही नहीं है कि वो गरुड़ा को मारने के बाद बच जाए। रॉकी को चाहिए होती है एक आर्मी। इसीलिए रॉकी ये जो जनता होती है उसको अपनी आर्मी बनाता है। रॉकी का याद करो वो स्पार्क, जब वो इस बुढ़े अंकल की मदद करता है, इस बुढ़े अंकल को बचाता है, देन रॉकी चाहता तो उस बुढ़े अंकल की मदद करते वक्त जब वो टनल के अंदर उन सभी बंदों को मार रहा था, देन वो मेन दरिंदे आदमी को भी अंदर ही मार के खत्म कर देता। लेकिन रॉकी का दिमाग उस वक्त काम करता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने जो ये बात बताई थी कि 1000 लोगों का लीडर बनना है तुम्हें, जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सके, जो तुम्हें अपना भगवान मान सके और तुम उनको होप दिलाओ। इसीलिए रॉकी उस बंदे को खींच करके लोगों के सामने ला करके हथौड़े से मारता है। मतलब रॉकी का ये जो स्पार्क होता है वो एक मास्टर प्लान की तरह काम करता है कि मुझे इन सभी जनता को अपनी जनता बनाना है, और अगर ये जनता मेरे साथ हो गई तो मैं अकेला भले रहूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं रहूंगा। मेरे पीछे मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, मेरे एक इशारे पे तबाही मचा करके रख देंगे। तो इस तरीके से उसकी मम्मी का ये डायलॉग यहाँ पर क्लियर होता है कि रॉकी अकेले गरुड़ा को तो मारता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता है, उसके पीछे हजारों की आर्मी खड़ी होती है जिससे कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है। इसीलिए इस सीक्वेंस में यही चीज एक्सप्लेन की जाती है कि जैसे ही रॉकी गरुड़ा को मारता है, गरुड़ा की हजारों की आर्मी होती है। और यही डिफरेंस होता है रॉकी और गरुड़ा में। और ये एग्जांपल दोनों पे देखो एप्लीकेबल होता है। जहां पर गरुड़ा को भी हजारों की आर्मी प्रोटेक्ट कर रही थी, वो आर्मी गरुड़ा के पीछे खड़ी थी, गरुड़ा के लिए काम करती थी। वो केवल एक ही फाइट जीता, मतलब एक ही बार केजीएफ का राजा बनने तक रहा, डोमिनेट थोड़ा सा किया। लेकिन वही दूसरी तरफ रॉकी जिसके साथ लोग खड़े हैं, जिसका डोमिनेट वो कर रहा है, जो लीडर है, जिसने होप पैदा किया उन सभी आदमियों के अंदर, जो जनता पहले सही से सर नहीं ऊपर कर सकती थी। यात्रा वाले सीक्वेंस में सोचो, वो आगों की मशाल लेकर के चल रही है, उन सबके हाथों में जब ये सब आग लेकर के जाते हैं एंड वहां पर प्राउडली ऊपर देख रहे होते हैं, वो आग उनके दिल की आग होती है, वो उनके अंदर की आग होती है जिसको रॉकी ने जगाया होता है। इसीलिए दो एग्जाम्पल दो कैरेक्टर के ऊपर देखो फिट बैठ गए। इसीलिए गरुड़ा को मारने के बाद गरुड़ा की हजारों की आर्मी थी जो उसी वक्त रॉकी को उसी वक्त मार सकती थी, लेकिन रॉकी के साथ हजारों नहीं लाखों में लोग वहीं खड़े थे जो रॉकी के एक इशारे पे उन सभी बंदों को मार सकते थे, और वो किए भी। रॉकी की यही आर्मी, यही जनता उन सभी आदमियों को कुचल के ही मार डाले। तो इस तरीके से देख सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी बेहतरीन एंडिंग सेट की गई थी सिंबॉलिकली। उसके बाद जैसे ही वहां पर गरुड़ा मरता है, पूरा हाहाकार मच जाता है। भाई एंड्रयूज, देसाई, सब की सब फट जाती है तो खुश रहते हैं कि भाई गरुड़ा मारा गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहां पर अधीरा का सीक्वेंस आता है, और अधीरा एक डायलॉग बोलता है कि मेरे भैया को लगता था कि मुझे राजनीति करना नहीं आता। इस डायलॉग का मतलब बड़ा डीप है।
मतलब ये कि अधीरा राजनीति कर रहा था, मतलब ये कि अधीरा जो था वो एंड्रयूज और इन सब के साथ प्लानिंग करके, मतलब एंड्रयूज को तो पता नहीं था, लेकिन वो जो नेता था, याद करो एक नेता भी था ना, गुरु पांड्यन। और ये केजीएफ 2 में हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि गुरु पांड्यन ही मेन विलन था जिसने अधीरा को वापस लाया, सब कुछ किया। मतलब गुरु पांड्यन भी एंड्रयूज के साथ मिला हुआ था और गुरु पांड्यन को भी ऊपर से कौन कंट्रोल कर रहा था? अधीरा। मतलब अधीरा इनडायरेक्टली रॉकी को हायर किया था गरुड़ा को मारने के लिए, कि जैसे ही रॉकी गरुड़ा को मारेगा अधीरा आकर के केजीएफ का राजा बन जाएगा। और गुरु पांड्यन को ऊपर से मैनिपुलेट कर रहा था और गुरु पांड्यन ऊपर से अधीरा की हेल्प कर रहा था, जो कि केजीएफ 2 में बताया जाता है। मतलब अधीरा भी देसाई और एंड्रयूज की तरीके पूरा प्लानिंग किया हुआ था कि केजीएफ को वो पूरा आकर के एक्वायर कर जाए अधीरा के मरने के बाद। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर रॉकी सबके प्लान पे मुंह देता है और कहता है बाढ़ बजाओ तुम लोग, अब मैं राजा बनेगा केजीएफ का। इसलिए सबके केजीएफ का राजा बनने के प्लान पे पानी फिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अधीरा भी हायर किया हुआ होता है, इसलिए केजीएफ 2 में वो वापसी करता है। और फिर हमें वही सीक्वेंस दिखाया जाता है कि किस तरीके से रॉकी के पास उस वक्त गन थी जब अधीरा आया था उस स्टैचू का इनॉग्रेशन करने के लिए। देन उस वक्त रॉकी के पास गन थी और वो चाहता तो अधीरा को मार सकता था, लेकिन रॉकी ने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसे केजीएफ के बारे में समझना था। उसे वक्त रॉकी को ये बात पता चल गई थी कि उसे केवल बॉम्बे पे राज नहीं करना है, उसे अब पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। इसीलिए रॉकी उस वक्त गन से मारा नहीं, क्योंकि उस वक्त अगर गन से मार देता तो उसे केजीएफ के रूल रेगुलेशन पता नहीं चलते और शायद वो राजा भी नहीं बन पाता। इसीलिए रॉकी ने रिस्क लिया और केजीएफ के अंदर घुस गया। केजीएफ के अंदर घुसने के बाद उसका जो सेल्फिश एटीट्यूड था वो उसको खत्म किया रॉकी ने, और उस सेल्फिश एटीट्यूड से वो लोगों के लिए बना। और वो लोगों के लिए बना भी इसलिए क्योंकि उसका बनना जरूरी था। उसे ये चीज समझ में आई और उसकी माँ की एक और बात समझ में आई, जिसकी मम्मी ने डायरेक्टली उसे कभी नहीं बोला था कि बेटा तुम्हें लोगों की मदद करनी है, ये वो फलाना ढिमका। उसकी माँ ने तो उसे यही बोला था कि तुझे अमीर आदमी बनना है, लेकिन कैसे बनना है वो कहीं ना कहीं रॉकी कनेक्ट कर गया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, जनता को कमाना पड़ेगा, और जनता अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन सकता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हो जो केजीएफ की धरती थी वो रॉकी की इनडायरेक्टली माँ थी। इसलिए देखो जब केजीएफ 2 में रॉकी मरता है, केजीएफ की पूरी धरती भी खत्म हो जाती है, पूरा सोना भी खत्म हो जाता है। लेकिन खैर केजीएफ 2 की एंडिंग तो और भी बड़ी बेहतरीन थी। तो इसके अगले सीरीज के अगले एपिसोड में हम एक्सप्लेन करेंगे केजीएफ 2 की एंडिंग को। तो अगर जल्दी से वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 400-500 कमेंट कर दो, अच्छा खासा लाइक कमेंट भाई दबा के करो। जितना ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। मिलते हैं अगले इसके एपिसोड्स में। बाय बाय।